Hello students, welcome back to Purnang। देखिए before we move ahead in this video, what we have already done, हमने पिछले वीडियो में आपको यूनिट 1 जिसमें एक ही चैप्टर रियल नंबर्स उसके 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जहां पे हमारा क्लेम ये है यदि ये 10 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप मान के चलिए कि इस यूनिट से, इस चैप्टर से जो 6 मार्क्स आएंगे वो आपके ऑलमोस्ट आप माने कि पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हमने ऐसा आपसे कहा था कि आई विल बी शेयरिंग द आंसर्स एंड ब्रीफ डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक जहां पे आप फंस सकते हैं, जहां पे नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। But before that, I will like to ask you all to subscribe this channel. Maybe if you like this video, तो definitely आप इसे like करें और शेयर भी करें, जिससे कि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स, इसमें पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है इफ HCF ऑफ 2 numbers is 13 and LCM is 182 and 1 number is 26, then find the other number। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों के ये आए हैं कमेंट्स या उनके क्वेरी हैं कि क्या ये क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। माई पॉइंट इज डेफिनेटली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक मैथ्स। देखिए बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों का कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। The only difference is of type of question, the standard of question which will be asked in either basic maths or standard maths। Okay, तो यहाँ पे आप देखिए जो क्वेश्चन आपको 1 और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है स्टैंडर्ड में, वो डेफिनेटली बेसिक मैथ्स में पूछा जा सकता है, until unless वो ट्रिकी ना हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बेसिक मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली लाइकली कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता है कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है आपका a into b। इफ a and b are two natural numbers, then their product is nothing but HCF of a and b into LCM of the same two numbers a and b। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आई बिलीव बस आपको जो ब्रीफ एक कंसेप्ट देना बस वही इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे HCF दिया हुआ है 13, LCM दिया है 182, एक नंबर दिया हुआ है, आपको b चाहिए, तो आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है, एक नंबर दिया है, आपको b चाहिए, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। ओके, सो दैट्स इट। तो ये पहला क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। Show that 7 raised to the power n is a natural number, cannot have 5 at its unit place। अब 7 raised to the power n का क्या मतलब है? 7 raised to the power n is 7 into 7। Of course you have to multiply n being a natural number n times। आप 7 को n times यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 एट द यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 आए, ये कब संभव है? एंड दैट टू जब हम उस नंबर की पावर ले रहे हैं। कोई और ऐसा डिजिट नहीं है, कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसकी पावर रेस करने पे यूनिट प्लेस पे 5 आए, until unless that number itself has 5 at its unit place। जब तक नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 नहीं होगा तब तक उसकी पावर में 5 नहीं आ सकता। ठीक है, तो एक तो आप ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है बस उसी की पावर रेस करने पे आपको 5 यूनिट प्लेस पे आएगा। ये पहला पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से 0 कब आएगा? 0 सिर्फ तभी आएगा जब उसके यूनिट प्लेस पे, नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है। ये दो स्टेटमेंट याद रखिएगा। बाकी देखिए एक लॉजिक यहाँ पे छोटा सा ये है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, वो ये है कि जब आप 7 की पावर पे चलते हैं तो देखिए 7 into 7 ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको और भी क्वेश्चंस इस तरह के फ्रेम हुए, एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो तो आपको उसको आंसर करने में हेल्प मिलेगी। अब आप इंटू 7 कर दिए, तो 7 into 7 into 7, तो यहां पे देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है? 9, तो 49 into 7 कितना आया? 343। हम नंबर पे नहीं इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यूनिट प्लेस है। ठीक है, फिर आप एक और इंटू 7 करिए, तो वो क्या हो जाएगा? 343 into 7, तो 7 3 जा 21, जो भी नंबर आएगा इसके यूनिट प्लेस पे 1 है। अब जब आप एक और बार देखिए, 4 बार हो गया, 2 बार 9 आया, 3 बार जब 7 को मल्टीप्लाई किया यूनिट प्लेस पे 3 आया, 4 बार किया तो 1 आ गया। अच्छा, 1 आते ही अब आप साइक्लिक ऑर्डर में चल देंगे, मतलब एक बार और आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी नंबर है इंटू 7 ये यूनिट प्लेस पे आपको 7 दे देगा। आप 7 से स्टार्ट हुए, 7 into 1, 7 1 जा 7, एक बार जब 1 पावर है, और आप 5वीं पावर पे आके वापस 7 आ गए, 6 पावर पे आपको वापस 9 आएगा, 7 पावर पे 3 आएगा, 8 पावर पे 1 आएगा, तो हर 7 रेज़ टू द पावर 4 पे आपको यूनिट प्लेस पे 1 बनेगा। ठीक है, सो दोज हु हैव अंडरस्टूड दैट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू ऑल मे बी इन द नेक्स्ट ईयर, और खासतौर से जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, द सेम थिंग हमने आपको पहले बता दिया, जब तक 0 यूनिट प्लेस पे नहीं है आप उसकी पावर पे 0 नहीं आ सकता। 5 और 0 दो ऐसे डिजिट हैं जब तक वो स्वतः ही यूनिट प्लेस पे नंबर की नहीं है तब तक उस नंबर की पावर पे वो कभी भी यूनिट प्लेस पे नहीं आएंगे। ये हो गया।
नेक्स्ट इज दिस नंबर। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके। पहली चीज तो आप जान लीजिए, चेक वेदर दिस इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। पहले आप ये जान लीजिए कि यदि ये पूछा गया है तो वो कंपोजिट होगा। आई एम रिपीटिंग, यदि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कंपोजिट होगा। ठीक है, प्राइम नंबर जज करने के एक बड़ा नंबर दे दिया जाए, हम लोग पास कोई स्टैंडर्ड रूल थ्योरम नहीं है। ठीक है, अब कंपोजिट है या नहीं है तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कि क्या दोनों नंबर जो ऐड किए गए हैं या सब्ट्रैक्ट किए गए हैं वो दोनों नंबर आपके क्या आप यहां पे बताएं कि दोनों नंबर क्या ऑड हैं। यदि दोनों ऑड हैं तो उनका सम इवन हो गया तो कंपोजिट है। यदि दोनों इवन है तो उनका सम इवन हो गया तो कंपोजिट है। ठीक है, परंतु यदि एक ऑड है और एक इवन है, जो हमने स्पेशली यहां पे लिखा है एक ऑड एक इवन, तो आप क्या करते हैं, आप ढूंढते हैं कि इन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर है क्या। तो आप देखिए 7 है यहाँ, 21 है यहाँ, तो आप इसे लिखेंगे 7 यहां से कॉमन ले लिया तो 11 इंटू 17 इंटू 19 एंड यू विल नेवर ट्राई टू लाइक, आप इसे ओपन करके आप सॉल्व करने का प्रयास करते ही नहीं करेंगे। ये आ गया आपका। ठीक है, सो 7 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर, हेंस इट हैज टू बी अ कंपोजिट नंबर, बिकॉज यदि ये प्राइम नंबर होता तो इसका बीच में कोई और फैक्टर नहीं आता, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बिल्कुल चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं वंस यू नो दिस। ओके, ये आ गया। आप देखिए ये आया यहाँ पे ये क्वेश्चन, और फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट डिवाइड्स 125, 162, 259 लीविंग द रिमाइंडर 5, 6, 7। यहाँ पे डिविडेंड जो बेसिक आपका एल्गोरिथम है, जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, उसका यूज होगा। तो क्या होगा, आपने कहा भाई ठीक है 125 को जब आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, हमने मान लिया दैट नंबर भी x, ठीक है, तो Q1 इंटू एक्स और रिमाइंडर है 5। तो मतलब ये हुआ कि आपका Q1 इंटू एक्स इज, x नंबर है बच्चों याद रखिएगा 120। सिमिलरली फिर आपने लिखा 162 इज Q2 इंटू एक्स प्लस 6, तो यहां से आपका आ गया Q2 इंटू एक्स, क्वेश्चन है Q2 नहीं बच्चों, 156। सिमिलरली 7 के लिए हो जाएगा 259 इज इक्वल टू Q3 इंटू एक्स प्लस 7 इज द रिमाइंडर, राइट। तो जब इधर आ जाएगा 252 हो जाएगा, सो Q3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 252। ये आ गया यहाँ पे। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यू हैव टू, देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो आपको चाहिए वो x है। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा x है जिसका Q1 टाइम्स 120 हो, Q2 टाइम्स 156 हो, Q3 टाइम्स 252 हो। समझिएगा x एक नेचुरल नंबर है, Q1, Q2, Q3 भी नेचुरल नंबर है। तो आप समझ सकते हैं कि x का मल्टीपल है ये 120, x का दूसरा कोई मल्टीपल है 156, तीसरा मल्टीपल है 252। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन जो x है वो 120, 156, 252 का कॉमन फैक्टर है। और चूंकि आपको लार्जेस्ट ऐसा x चाहिए, सो इट हैज टू बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो द आंसर इज HCF ऑफ 120, 156 एंड 252, दैट शुड बी द आंसर। आप आंसर निकालेंगे, आंसर की हम लास्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज जस्ट अ मिनट। राइट, तो ठीक है, आपका ये आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन हियर इज, वो है आपका ये। देखिए अब ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर। आपके स्कूल में कई बार कराया गया होगा, बहुत बार कराया गया होगा, ये हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप कर लेंगे शो दैट। अच्छा, ये जो है यदि क्वेश्चन ये आपको मान लीजिए आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए, ये 2 मार्क्स में पूछा जाए, तो अब यहाँ पे गिवन है √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो 2 मार्क्स से ज्यादा में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो तरीका वही, आप यही कहोगे लेट P बाई Q, लेट दिस बी अ रैशनल नंबर। तो इसे आपने P बाई Q के फॉर्म में लिखा, 5 उठा के आप इधर ले आए। ठीक है, तो 4√3 हो गया आपका P बाई Q। हम सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बच्चों क्विकली, और फिर आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो √3 इज इक्वल टू P माइनस आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक है, आफ्टर टेकिंग एलसीएम यहाँ पे ये आ गया आपका। So that's what we get here। अब आप समझिएगा, देखिए द मोमेंट वी अज्यूम दिस, जैसे ही हमने ये माना कि ये रैशनल नंबर है, हमें पता है P और Q आपके इंटीजर्स हैं, Q डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। अब P Q इंटीजर्स हैं, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर इज एन इंटीजर, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर इज एन इंटीजर। सो इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो अब आप यहां से कहोगे आपका राइट हैंड साइड जो है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये एक आपका रैशनल नंबर है।
और जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर, ये गिवन है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। and since we know a rational number can never be equal to an irrational number, hence our assumption is incorrect, and hence this cannot be a rational number, hence it has to be an irrational number, and that's it, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से आप कर सकते हैं। आई जस्ट डिस्कस इट बिकॉज थोड़ा सा चेंज था, जो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आया जो असली चीज है जहां पे हमें डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, वो है HCF LCM का कैलकुलेशन। अब बहुत सारी तरीके बताए जाते हैं HCF LCM निकालने के लिए, जैसे कहा जाता है कि भाई लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट तो HCF, मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट तो LCM, मोस्टली इट विल वर्क, ठीक है। बट हम जो कहते हैं वो आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, वो यदि आप समझ गए, बट उसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, सिर्फ एक वर्ड पकड़ के आप उसे कर पाओ ये शायद संभव ना हो, ठीक है। तो उसमें क्या सोचना होता है, उसमें आपको ये सोचना है कि HCF या LCM हमें निकालना है, हमें जानना यह है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आप देखिए आप क्वेश्चन को समझना होगा, डेफिनेटली क्वेश्चन को समझना होगा। आप बिना समझे करना चाहें तो फिर तो आपके लिए वही है मैक्सिमम, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस तरह से आप LCM LCF को डिसाइड कर सकते हैं, बट वो डाइसी हो सकता है। देयर विल बी अ क्वेश्चन है जहां पे आपको शायद उसके बेसिस पे आप पता नहीं कर पाएंगे। हमारा पॉइंट ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ लें और फिर अपने आप से पूछें कि जो आंसर है वो गिवन नंबर, जो क्वेश्चन में नंबर्स हैं, उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। यदि आप इस चीज का आंसर कर पाए स्वयं को, अपने आप को, तो आप पक्का बता लोगे कि HCF या LCM, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, HCF जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF निकालते हैं तो वो नंबर से छोटा होता है, या मिनिमम जो नंबर है उसके इक्वल हो सकता है या सबसे छोटा होगा, ठीक है। और जब आप तीन या दो या तीन नंबर या उनसे ज्यादा नंबर्स का LCM निकालते हैं तो वो उन सारे नंबर से बड़ा होता है, या जो सबसे बड़ा नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यदि आप ये आंसर कर पाएं कि जो आपको पूछा गया है वो जो गिवन नंबर्स हैं, यहां पे नंबर हैं 132 और 36, दो ही नंबर है, उन दोनों नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो यदि आप ये आंसर कर ले गए, ठीक है, तो आपको 100% पता, 100% पता, इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता कि यदि वो आंसर इन नंबर से छोटा है तो HCF ही होगा, और यदि वो आंसर इन नंबर से बड़ा है तो LCM ही होगा। देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, 132 पेंसिल है और 36 पेन है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग किड्स सच दैट ईच किड गेट सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। व्हाट डज दैट मीन? मतलब मान लीजिए आपने x नंबर ऑफ पेंसिल सब में बांट दिए जो किड्स हैं, और y नंबर ऑफ पेन बांट दिए, मतलब जो पेंसिल्स बटेंगी इक्वल नंबर में बटेगी, और जो पेन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो भी इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स अमंग हु विच दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए यहाँ पे तो आपको वो भी वाला हिंट है जो नॉर्मली बताया था, मैक्सिमम मतलब HCF। बट यदि अब आप हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें तो आप क्या देखोगे, आप कहोगे अच्छा 132 पेन है, 36 पेन है और 132 पेंसिल्स हैं, आपको कुछ नंबर ऑफ किड्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑब्वियसली जो किड्स का नंबर है वो पेन के नंबर से तो छोटा ही होगा या उसके इक्वल हो सकता है। 36 से ज्यादा किड तो नहीं हो सकते बच्चों, क्यों? क्योंकि सबको इक्वल नंबर ऑफ पेन मिलने, तो जो किड्स हैं वो 36 से छोटे होंगे, तो HCF, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर कहा भाई ठीक है, हम स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे जो भी अभी तक आपको सिखाया गया है। सो 132 और 36 का HCF एंड यू गॉट द आंसर हियर। एक हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला है ये 4 kids take 10 minutes 12 and 20 16 minutes to finish a chocolate if they start eating chocolate at 6 PM। 4 बच्चे हैं, एक को 12 मिनट, एक को 10 मिनट, एक को 16 मिनट, एक को 20 मिनट लगता है एक चॉकलेट फिनिश करने में, एंड वो सारे एक साथ बैठे 6 बजे उन्होंने दे स्टार्टेड टेकिंग ईटिंग चॉकलेट टुगेदर, ठीक है। देन एट व्हाट टाइम नेक्स्ट विल दे स्टार्ट ईटिंग चॉकलेट अगेन? अगली बार वो कब फिर से एक साथ चॉकलेट खाना स्टार्ट कर रहे होंगे, मतलब दे आर कंटिन्यूअसली ईटिंग चॉकलेट्स, ठीक है। तो 6 बजे एक साथ स्टार्ट किया, फिर चूंकि दो सब अलग अलग टाइम पे फिनिश कर रहे हैं तो सबके टाइम ऑफ स्टार्टिंग नेक्स्ट चॉकलेट विल बी डिफरेंट। तो फिर वो कब ऐसा टाइम आएगा जब वो वापस से स्टार्ट कर रहे होंगे दोबारा, ठीक है। अब यहां पे बताइए क्या मैक्सिमम या मिनिमम कहीं लिखा है? नहीं लिखा। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लिखा है? नहीं लिखा। लीस्ट लिखा है? नहीं लिखा। ग्रेटेस्ट लिखा है? नहीं लिखा। फिर अब आप हमारे स्टेटमेंट पे आइए। हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? आप अपने आप से पूछिए कि 4 बच्चे हैं, एक बच्चा 10 मिनट में चॉकलेट फिनिश करे, 12, एक 16, एक 20, ठीक है। चारों ने 6 बजे चॉकलेट स्टार्ट किया खाना। अब ये बताइए कि वो दोबारा एक साथ चॉकलेट खा रहे होंगे, वो जो टाइम है कितने टाइम के बाद खा रहे होंगे, वो टाइम 20 मिनट से बड़ा होगा या 20 मिनट से पहले भी हो सकता है?
वो टाइम 20 मिनट जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे, इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, या जो सबसे छोटा नंबर है 10 मिनट, इससे पहले क्या दोबारा ये लोग एक साथ खाना शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए 20 मिनट में तो एक बच्चा ऐसा है जो 20 मिनट से पहले तो चॉकलेट ही फिनिश नहीं कर पाएगा, तो हाउ दैट मे हैपन कि वो अगली बार चॉकलेट वापस एक साथ खा रहे हो 20 मिनट से पहले। ठीक है, तो यहां पे क्लियर है आंसर 20 मिनट से बड़ा है, तो आंसर लार्जेस्ट नंबर से बड़ा है, हेंस इट शुड बी एलसीएम ऑफ। ठीक है, तो ये है तरीका। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। जो समझ गए बहुत अच्छा है, वो कभी भी अब कंफ्यूज नहीं होगा जिनको थोड़ा सा भी डाउट है। ठीक है, अब जरा आप लोग एचसीएफ एलसीएम पे आधारित प्रश्न जो आपके टेक्स्ट बुक्स में हैं, वर्कशीट्स होंगी आपके पास, स्कूल की वर्कशीट्स होगी, वहां पे जो हमने बताया उसके आधार पे करना प्रारंभ करिए। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड इट, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कभी गलत नहीं होगा बच्चों। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, A room has dimension 32, 40 and 64 feet. What is the length of longest rod which can measure all its dimension in whole number? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी longest आपको दिख गया। ठीक है, तो longest दिख गया तो आप समझ गए कि हाँ भाई ये तो हो जाएगा आपका HCF। बिल्कुल सही है। अब हम आपसे क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे अच्छा ठीक है, एक रूम है जिसके आपको तीनों लेंथ विड्थ हाइट तीनों दे दिया गया, आपको एक रॉड ऐसा चाहिए जो तीनों को होल नंबर में मेजर कर ले। अब वो रॉड क्या 32 फीट से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि आपने 40 फीट का रॉड ले लिया तो आप 32 वाले डायमेंशन को होल नंबर टर्म में, रॉड के होल नंबर टाइम्स में नहीं मेजर कर पाएंगे। सो ऑब्वियसली जो रॉड की लेंथ है, यदि आपको सबसे छोटा डायमेंशन मेजर करना है तो उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, उससे छोटा होगा या इक्वल होगा। तो चूंकि जो आपका आंसर है वो जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटा होगा, इसलिए आप फिर HCF पे जाओगे। So that's it। तो ये है आपका यहाँ पे a brief discussion of these 10 questions। I will again repeat, ये 10 क्वेश्चन आपको इंश्योर कर सकते हैं आपके 6 मार्क्स, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, काफी सोच समझ के सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए। सो विल बी कमिंग विद मोर सच क्वेश्चंस ऑन मोर यूनिट्स लाइक डाउन द लाइन, जल्दी जल्दी हम लोग लेकर आएंगे। अच्छा, ये है आपका फाइनल आंसर की, आप इसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें एंड मैच विद योर आंसर बच्चों। ठीक है, तो चलिए वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।